आज इस वीडियो लेक्चर में हम AKUEB क्लास 10th एग्जामिनेशन अप्रैल में 2013 मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक एक्सप्रेशन इक्वालिटी मौजूद है जिसमें हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन वैल्यू फॉर b। सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम स्क्वायरिंग अप्लाई कर दें ऑन द बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग करने से हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 64 equals to 4 square is 16 and x plus 2 whole square will be x square plus 4x plus 4। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर इज 16x², 16 इंटू 4 इज 64x and 16 into 4 is 64, and this is equals to ax² plus bx plus 64. So after comparing these two equations, we have the value of b as 64. So the correct answer for this question 1 is 64. Let's come to question number 2, and in question number 2 we have to tell that 45x² is the LCM of which of the following option. So one by one हम check करते हैं, like 3x² and 15x, इसका LCM अगर हम लें, so the factors are 3x and x, और 15x के हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे 3 into 5 into x. So as we know that LCM is equals to common factor multiplied by uncommon factor. So common factor इसमें हमारे पास है 3 and x. So 3 and x हमारे पास common factor आ गए, और uncommon factor में हमारे पास रह जाएगा 5 and x. तो इसका जो LCM आएगा हमारे पास वो 15x² आ जाएगा. इट्स मीन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इसी तरह से तमाम ऑप्शंस को हम चेक करेंगे. सो एक और ऑप्शन को हम चेक करते हैं अमंग दीज 4 ऑप्शन, लाइक 5x² एंड 9x. सो फैक्टर हमारे पास आ गए 5x एंड x, और 9x के फैक्टर आ जाएंगे 3, 3 एंड x. सो द कॉमन फैक्टर इन दोनों में हमारे पास है x, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया x, और रिमेनिंग हमारे पास अनकॉमन फैक्टर रह गए दैट आर 5x एंड 9. इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 45x². सो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कौन सा, जो है वो दो एक्सप्रेशन का एलसीएम हमारे पास 45x² आ रहा है. सो दिस इज आवर ऑप्शन सी, जिसे हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया कॉमन फैक्टर्स निकाल के. सो ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि इसे सिंप्लीफाई करना है. सो वी हैव √x - 4. ये जो डिवीजन है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास हो जाएगा इन रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय x 4 √x + 4. सो न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, दैट √x - 4 and √x + 4 divided by x - 4 square. सो न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा √x² - 4 square over x - 4 square. So square root and square and square root will be cancelled out with each other. So we will get x - 4 square over x - 4 square. So after cancellation, we will get equals to 1. So for question number 3, we have the correct option, that is question number 1. Let's solve question number 4. Which of the following is the suitable partial fraction of this expression? So we have a rational expression in which 5x + 3 over x - 2 and x + 3.
जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम जब ब्रेक करते हैं तो इन डिनोमिनेटर वी हैव डिफरेंट लीनियर फैक्टर, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हमारे पास मौजूद हैं या नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होती है। वी विल हैव टू कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास एक एक फैक्टर्स आ जाएगा, x-2 एंड x+3. So this is the partial fraction of this question. So in option A, we have the correct partial fraction of this rational expression. So option A is the correct answer. Next, we have question number 5, and we have to find a solution for this equation where x minus 1 over 2 is equals to 0. So 2 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, so we will get 0 and x minus 1 is equals to 0, so our x will be equal to 1. So for the value of x equals to 1, this equation will be satisfied. So question number 5, the correct option we have is option D. Let's move to our question number 6. And in question number 6, we have a modulus equation in which we have to find a solution for that modulus equation. So as we can see that the modulus of this minus x is equals to negative integer. And we know that the modulus of negative integer is not possible. Modulus of negative integer is not possible. So ये जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है. तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि जब मॉडुलस नेगेटिव में आ रहा हो तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. एंड आवर सॉल्यूशन सेट फॉर दैट केस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एम्प्टी सेट. So the option B in this question is the correct answer. Let's move to question number 7. And in question number 7, we have an inequality and we have to find the solution for that inequality, the best describe this expression. So m into x minus 1, that is greater than m. So m will be divided on the other side of the equation. So x minus 1 will be greater than m over m. So m and m will be cancelled out with each other. So we will get x minus 1 greater than 1. x will be greater than 1 plus 1. इस minus 1 को हमने दूसरी side पे shift कर दिया. So finally we will get x is greater than 2. So for question number 7, the correct option we have is option D. Next, let's move to our question number 8. And in question number 8, x is a negative integer. Then which of the following statement must be true? So x हमारे पास जो एक negative integer है. First condition में हमें कहा है कि negative of x should be less than equal to 0. So if x itself is a negative number, let's suppose we can say that x is, let's say, minus 1. So अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर दें x की जगह, so this inequality will not be valid because 1 is less than or equal to 0. It means this is incorrect. Next we have minus x less than or equal to 0. So अगर हम यहाँ 1 को -1 पुट कर दें negative integer, so we will get 1 is greater than or equal to 0. It means this condition is also incorrect because 1 is not equals to 0 but greater than 0. Let's see question option C where x is less than 0. So हमने suppose किया x अगर negative integer है, let's say -1, so it is less than 0. So we have the correct option, that is option D. So let's see question number 9. The linear equation that satisfy the pair of values in the given table. So हमें इन equations को identify करना है कि कौन सी equation in given set of values को satisfy कर रही है. So we have two order pair 2, -1 and -1, 2. इन दोनों पॉइंट्स को जो इक्वेशन सेटिस्फाई करी हमें उस इक्वेशन को चेक करना है. सो लेट्स से वी हैव y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y.
सो y की जगह हमने -1 पुट कर दिया और x की जगह हम पुट कर देते हैं 2. So -1 is equals to 1 minus 2. So -1 will be equal to -1. So first order pair satisfy हो रहा है. Second order pair को check करते हैं in which x is equals to -1 and y is equals to 2. So y की जगह हमने 2 पुट कर दिया और x की जगह हम पुट कर देते हैं -1. So 2 is equals to 1 minus minus plus 1. So 2 is equals to 2. Second order pair भी satisfy हो रहा है. So we have the correct option, that is option A. So remaining 3 options को भी हम check कर सकते हैं for our satisfaction और verification के बाकी तीनों options के अंदर हमारे पास जो result है, जो equation की दोनों sides हैं वो बराबर नहीं आएंगी. So let's come to question number 10. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में हमें आइडेंटिफाई करना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है, इट इज ए वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, सो वी विल गेट y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड y plus 1 will be equal to 0 over a. So y plus 1 equals to 0 and y is equals to -1. So in this equation हमारे पास x variable नहीं आ रहा. It's mean that this equation will be parallel to x-axis. ऐसी इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल नहीं आ रहा, सिर्फ y आ रहा है, इट्स मीन वो इक्वेशन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है. तो यहाँ हमारे पास चारों इक्वेशन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं. एंड द इक्वेशन दैट पासेस थ्रू y इक्वल्स टू -1. So this equation passes through y is equals to -a. This equation passes through y is equals to +1. This is y is equals to +a. And this is the equation, that line that passes through y equals to -1. So the correct option in this question is option A. So let's move to the other question, and the next question we have is question number 11. And in question number 11, we have to identify that which of the following equation must be satisfied by these line. So let's check. इस पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट पे x is equals to -c and y is equals to 0. And in this equation, at this point, x is equals to 0 and y is equal to -c. हम चेक करते हैं इन इक्वेशंस पे किस इक्वेशन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं. 2y is equals to -2x plus 2c. पहले ये वाला पॉइंट मैं चेक करता हूँ. y is equals to 0. 2 into 0 is equals to माइनस और x की जगह मैं पुट कर देता हूँ -c प्लस 2c. यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0 एंड -2c प्लस 2c. दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू 0. पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है. दूसरी कंडीशन चेक करते हैं. दूसरी कंडीशन में x0 and y is equals to -c. So we will have that 2y is equals to -2x plus 2c. y की जगह मैं -c पुट कर देता हूँ और x की जगह 0. 2 into 0 plus 2c. 2 into -c is -2c, and in that part of the right hand part of the equation we will also get 2c. This equation satisfy the both condition. Let's check the second one. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास मौजूद है y is equals to -x minus c. तो पहले पॉइंट को अगर मैं पुट करूं y 0 and x minus c, y की जगह 0 and x की जगह -c plus c. 0 is equals to minus plus c, and this is minus, so minus c. 0 is equals to 0. It's mean first condition जो है वो first point इस equation पे satisfy हो रहा है. second point को check करते हैं.
y is equals to minus x minus c. सेकेंड पॉइंट में हमारे पास x is 0 और y is equals to minus c. सो y की जगह माइनस c पुट कर दिया और x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 0. सो वी विल गेट माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस c. तो सेकेंड इक्वेशन पर भी हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं. थर्ड इक्वेशन को इसी तरह से चेक करेंगे. 2y इज इक्वल्स टू x माइनस c. सो फर्स्ट पॉइंट को मैं वेरीफाई करता हूँ. y की जगह 0 is equals to x की जगह माइनस सी. सो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2c. फर्स्ट पॉइंट वेरीफाई नहीं हो रहा. इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस लाइन को. इट्स मीन वी हैव द ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 satisfy the given equation of the graph that is represented in the diagram. So let's come to the next question, that is question number 12. And we have to make the standard form of the quadratic equation in this equation. So we have 3 over 2 plus x square is equals to 2x. So LCM हम ले लेते हैं यहाँ पर. 3 plus 2x square over 2 is equals to 2x. इक्वेशन को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं with 2. 3 plus 2x square is equals to 4x. So with a little arrangement, 2x square, this 4x will become minus 4x plus 3. So this is the standard form of our equation in which we have option D, that is the correct answer for this question number 12. Next, let's see question number 13. And in question number 13, we have when a 4 times of our number x is squared. So 4 times our number means 4x and square means the square of this number. Then the result will be half of 1 less than that number. So half of 1 less means x over 2 minus 1. The given statement can be represented mathematically as. So इसको हम simplify करते हैं question number 13 को. So let's see what we have. So 4x square means 16x square, and this will become x square x over 2 minus 1. So one more thing, let's see the question again. When 4 times of a number is squared, so 4 times of a number को हमने square कर दिया, the result will be equal to half of 1 less than that a number. It's mean हमें 1 less पहले करना है और half जो है वो उसको बाद में करना है. So उसको हम right hand side को दोबारा form करते हैं. 1 less than half of that number. So 1 less than means x minus 1, and half of that number will become 1 over 2. So we will get 1 over 2 x minus 1. So correct option for this question number 13 is option A. That is the correct answer. 16x square into equals to half into x minus 1. So let's see question number 14. Which of the following equation is same as 2 into x square minus 1 equal to 0? So check करना है हमें कि कौन सी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आ रही है. सो क्वेश्चन नंबर 14 में हम सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3 minus 1 over x square plus 1 equal to 0. So it will become 3 minus 1 over x square minus 1. So 3 minus 1 will become 2. 2 minus 1 over x square is equals to 0. So उसको simplify करें. So हमारे पास आ जाएगा x square LCM. So 2x square minus 1 is equals to 0. x square को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2x square minus 1 equal to 0. So फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है. सेकेंड को चेक करते हैं. 2 into x square minus 1 equals to 0. So 2x square minus 2 will be equal to 0. तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही. So थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं. 1 over x minus 2x is equals to 0. So x आ जाएगा हमारे पास LCM. So 1 minus 2x square will be equal to 0.
एंड 1 - 2x² इज इक्वल्स टू x, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, इट विल बिकम 0. सो यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा एक्सप्रेशन 2x² - 1 इक्वल टू 0, एंड माइनस दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली वी गेट 2x² - 1 इक्वल्स टू 0. So this condition or this equation is also similar as the given in the question. So 1 and 3 are the correct answer. The option D हमारे पास correct answer हो जाएगा for question number 14. Next we have question number 15. So the valid condition for the distance between 2 points A, B and C, D will be. So दो 2 points formula जो distance का होता है वो कुछ इस तरह से that x2 minus x1 and y2 minus y1 in the square of these two terms plus the square root of this expression. So this is actually the expression for the distance formula between 2 points. तो हम क्या करते हैं, दोनों एप्सिसा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों ऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इनका स्क्वायर जो है वो आपस में ऐड हो जाता है. सो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमें लिखा हुआ है a माइनस सी, दीज आर दी एप्सिसा और इन पे स्क्वायर लगा हुआ है. b माइनस डी, हमारे पास दोनों ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया है और इन पे स्क्वायर्स भी है. एंड दिस ऑल विल बी ग्रेटर देन 0. इट्स मीन जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, नेगेटिव स्क्वायर रूट हम कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट विल बी आवर करेक्ट आंसर. सो दिस लुक्स लाइक द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15. So in question number option B, b minus a whole square is given. It's mean कि यहाँ y ordinate को y axis को x axis की वैल्यू से subtract किया है. This is incorrect. यहाँ हमारे पास a माइनस सी होल स्क्वायर एक्स एप्सिसा को एप्सिसा से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर किया, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर किया एंड परफेक्ट होल स्क्वायर करके इट स्टेज दैट लेस देन 0. सो डिस्टेंस जो है वो लेस देन 0 नहीं होता बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. Let's see question number 16. And in question number 16, which of the following points are collinear points with x comma y and x minus 1 comma y? So these are 2 points. Let's say this is point A or point x and y. This is point x and this is point y. So the collinear points mean the points that lie in a straight line. So we have two methods. One is the distance formula and the other is the slope formula. इन दो तरीके से हम कोलिनियर पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं. सो लेट्स अप्लाई द स्लोप फॉर्मूला दैट स्लोप इज इक्वल्स टू y2 minus y1 over x2 minus x1. So this is x1 y1 and this is x2 y2. तो स्लोप फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं. y2 minus y1 will become y minus x and x2 minus x, sorry, y फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं. This is y2 and this is y1, so y minus y and x2 minus x1 will become x minus 1 minus x. So we will get 0 over minus 1. So slope हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान 0 आ रहा है. सो हमें यही चेक करना है कि इन पॉइंट्स में से किसी दूसरे पॉइंट के साथ भी अगर स्लोप 0 आ रहा है, स्लोप सेम आ रहा है, इट्स मीन दिस पॉइंट लाई इन दैट स्ट्रेट लाइन. सो इन दो में से किसी भी एक पॉइंट का स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट के साथ. तो मैं ऑप्शन ए में से एक पॉइंट ले लेता हूँ, x plus 1 and y plus 1. So this is x1 y1 and this is x2 y2. तो स्लोप कैलकुलेट करते हैं. स्लोप विल बी इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1. सो y2 की वैल्यू हमारे पास है y plus 1 और y1 हमारे पास है y एंड x2 की वैल्यू x plus 1 minus x. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y and y कैंसिल आउट हो गए.
एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, वहां जबकि पीछे हमारे पास स्लोप 0 आ रहा था. तो इट्स मीन दिस ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट आंसर. सो इन बाकी ऑप्शंस में से रिमेनिंग ऑप्शंस को चेक करते हैं. लेट्स चेक दिस ऑप्शन सी. सो एक्स कॉमा वाई हमारे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट एक्स प्लस वन कॉमा वाई. सो उसको चेक करते हैं हम बाय अप्लाइंग दी स्लोप. So slope is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. So this is x1 y1 and this is x2 y2. So formula y2 minus y1 apply करें. So it is y minus y over x plus 1 minus x. So y और y cancel हो गए, 0 बचा, divided by plus 1, so it is equal to 0. It's mean स्लोप यहाँ पर इन दो पॉइंट्स का स्लोप 0 आ रहा था, और इन दो में से किसी भी एक पॉइंट का स्लोप जब हम रिमेनिंग ऑप्शन में से किसी के साथ लेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन के साथ स्लोप जो है वो सेम आएगा, दैट इज 0. सो ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर है. दैट विद दीज पॉइंट्स x and y, this option C point is lie in a straight line. It means these points are collinear. Let's solve question number 17. Question number 17, we have this is the midpoint of these 2 points. Let's say this is point A, this is point B, and this is our midpoint. So 1 comma minus a is the midpoint of these 2 points, and we have to find the value of 1 minus a. So we know that the formula of midpoint x comma y is equals to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. So हमारे पास मिड पॉइंट्स की वैल्यूज हैं 1 कॉमा माइनस ए, और x1 x2 ये हो जाएंगे हमारे पास x1 y1 and x2 y2. So x1 plus x2 will become 0 plus 2 over 2. Y1 plus y2 will become minus 5 plus minus 5 divided by 2. So 0 plus 2 divided by 2 will be equal to 1, and minus 5 will become minus 10 over 2. सो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट 1 कॉमा माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 5. सो अगर हम इक्वेट करें इन दोनों पॉइंट्स को, सो फॉर द वैल्यू ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 5, इट्स मीन ए इज इक्वल्स टू 5. सो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने को कहा है 1 माइनस ए. सो ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 5, सो 1 minus 5 will be equals to minus 4. So this is the value of 1 minus a, that is minus 4. So in question number 17 we have got a correct answer, that is option A. So let's move to the other question, that is question number 18. In question number 18, 1 over 4 rotation in the clockwise direction is equal to what? So we have one complete rotation and one complete rotation that is equals to 360 degrees, and 1/4 of the rotation means 360 degree divided by 4, that is equal to 90 degrees. So for 1/4 rotation, one complete rotation is 360 degree, and 1/4 rotation is 360 degree by 4, that is 90 degree. So total 1/4 rotation means we have total of 450 degree, that is the sum of 360 plus 90. So the correct option we have is option D. So let's see question number 19. And in question number 19, if the central angle in radian is alpha plus 2 and the length of the circular arc is 3 phi. So we have to find the of radius, then the value of alpha will be. So the formula between these quantity, that is the angle and that is the circular arc, and this is our radius r. So the formula between them is L is equals to r theta, and the central angle in radian is alpha plus 2, and the length of the circular arc is 3 pi,
So length we have 3 pi. So next we have question number 20, and in question number 20 the sum of all quadrilateral angle is x, then x must be equal to what? So sorry, we have quadrantial angle. Sum of all the quadrantial angle is equal to x, and we have to find the value of x. So these are the quadrantial angle. The if the terminal arm of the angle lies along the axis, whether the positive negative x-axis or positive negative y-axis. So at 0 degree, the terminal arm is a positive x-axis, and in 90 degree, the terminal arm is at positive y-axis. At 180 degree, the terminal arm is at negative x-axis. At 270 degree, the terminal arm is at negative y-axis. So at 360 degree, the terminal arm is again at positive x-axis. The sum of all these angles 0 plus 90 plus 180 plus 270 and 360, this is equal to 900. So the correct answer for option 20, question number 20 is option D. So let's come to question number 21. For A is equals to 45 degrees, the value of sine A plus cos A whole square. So let's substitute the value, the sine 45 plus cos 45 and the whole square of this term. So we know that the value of sine 45 is 1 over root 2 plus 1 over root 2. We will cos 45 and 1 sine 45 are equals to 1 over root 2. So after simplification, we will get root 2 and 2. So taking a square, so we will get 4 over square root 2 square. So 4 over 2, we will get 2 as the answer. So for question number 21, the correct answer is option B. So let's come to question number 22. In question number 22, we have which of the following let do not form a right angle triangle. So for right angle triangle, there must be the application of Pythagoras theorem, and we have to identify that which of this following option should not form a right angle triangle. So let's check option B, 6, 8, and 10. Among those, this will be hypotenuse, this is perpendicular, and base. So 10 square is equals to 8 square plus 6 square. 36 plus 64 is equal to 100. This means this is a right angle triangle. Similarly, 4, 3, 4, and 5. So 3, 4, and 5 hypotenuse, base, and perpendicular. So check karte hain 5 square, 4 square, and 3 square. 9 plus 16 is equals to 25. This is also a right angle triangle. So हमने दो साइड्स को चेक किया, ऑप्शन सी को चेक नहीं किया है, तो लेट्स चेक ऑप्शन सी, दैट 5, 5 and 10. So 5 square plus 5 square, it's equal to 10 square. So 25 plus 25 is not equals to 100. That means option C will not make a right angle triangle. Next, let's see question number 23. In this diagram, if the diameter of the circle is AB, then the radius of the circle in terms of A and B. So we know that this diameter opposite, the angle opposite to the diameter is always 90, and the length of this segment is AB. And this AB is all equals to diameter means R plus R. So we can apply the Pythagoras theorem. It means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So this will become R plus R, that is equals to 2R, and whole square equals to A square plus B square. And we have to find the radius in terms of A and B. So after simplification, we will get 4R square is equals to A square plus B square. So
r square will be equal to a square plus b square over 4. So taking square root on both sides, we will get r is equals to a square plus b square over 2, and we will get the positive square root of this expression. So we have the correct option for question number 23 is option C. So let's move to our question number 24. If the length of the side of the right angle triangle are K, L, and M, and such that L less than K less than M, it's mean M is the greatest side, so M will be our hypotenuse. Then according to Pythagoras theorem, which of the statement is correct? So according to the statement of the Pythagoras theorem, the m square will be equal to L square plus K square. So we have this correct option in this option D, in which minus K square will be shifted towards the other side. So L plus K square will become M square. So obviously the correct answer for this question number 24 is option D. So let's see question number 25, what we have in that question. So we have to use this diagram for these three questions. And in question number 25, we will use this diagram. So in this diagram, what we have is shows a center O. Two tangents are drawn from point P to Q, from point P and Q to the circle at point S and R respectively, that will form a quadrilateral PSQR. So So in question number 25, if SQR, S, Q, and R, this is the angle that is 72. This complete angle is 72 degree, and we have to find the value of X. So we know that if this is our tangent, so this means that the angle at this point will be 90. And this all angle is divided into two parts. The half of 72 is 36. So this angle is 36 and this angle will also be 36. So for finding the value of X, we can use the theorem of triangle that 90 plus X plus 36 is equals to 0. So X will be equals to 180 degree. So X will be equal to 180 minus 90 minus 36. So for the value of X in question number 25, we will get 54. So 54 is the correct answer, that is option C. So let's see in question number 26 what we have asked. In question number 26, SOP, find the angle SOP. We have to find this angle and in terms of Y. So we know that we have this angle is equals to 90, and if this complete angle is 90, so this will be equal this complete angle is Y, so this will be equal to half of the Y. So angle SOP will be equal to 180 minus 90 minus y over 2. So the after subtracting 180 by 90, we will get 90 minus y upon 2. That is the correct answer. In 26, option B we have is the correct answer, 90 minus y over 2. Okay, so let's see question number 27. And in question number 27, the total length of the sides of the quadrilateral, we have to find the sides of the quadrilateral PSQR. So PSQR इस क्वाड्रिलेटरल की हमें जो है वो साइड्स को कैलकुलेट करना है. सो वी नो दैट जब भी हम किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं ऑन अ सर्कल, सो बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल. सो इट्स मीन ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं एन के बराबर होंगे और ये दोनों टेंजेंट्स भी आपस में बराबर होंगे. सो तमाम साइड्स का अगर हम सम करें तो हमारे पास आ जाएगा 2m प्लस 2n, एंड 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास सम आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस एन.
So in question number 27, let's see, we have this correct option, that is 2m plus 2n. So for question number 27, the correct answer is option A. So quickly, let's move to our question number 28. And we have to use this diagram for these questions. In the given circle, two arcs KL and MN are congruent. So we have two congruent arcs, this KL and के एल एम एन, ये बोथ आर्क जो है वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंट आर्क मीन्स ये दोनों जो कॉर्ड्स फॉर्म होंगी ये भी बराबर होंगी, के एल एंड एम एन. जब ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं इसका मतलब है इनके ऑपोजिट जो एंगल्स आ रहे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे. सो गिवन दैट हाफ ऑफ द कॉर्ड एम एन इज एम एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड के एल विल बी. सो हाफ ऑफ द कॉर्ड एम एन, इसका मतलब है कॉर्ड का जो हाफ है इट इज इक्वल्स टू एम, तो कंप्लीट कॉर्ड बराबर होगी 2m के. एंड वी हैव टू फाइंड द कॉर्ड के एल. सो के एल विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2m. सो करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 28 we have is option C. Then we have to find the angle MON. With the angle MON, इस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स से दिस इज x and this angle will also be same, that is equal to x. So complete circle form हो रहा है in which 116 plus x plus 104 plus x should be equals to 360 degrees. So 2x will be equal to 360 minus 116 minus 104. और x फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 2 से. माइनस 116 माइनस 104 डिवाइडेड बाय 2. So after calculation in question number 29, the value of x will be equal to 70 degrees. So correct option we have is option D. So let's see next what we have in the next question. The correct relation between the length of chord KL and MN. KL and MN, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि दोनों कॉर्ड जो है वो आपस में बराबर होंगी. और बराबर क्यों होंगी? बिकॉज द सेंट्रल एंगल इज सेम, द आर्क लेंथ इज सेम. सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30 we will get if these two chords are equal, KL is equals to MN. सो इस MN को एक तरफ मूव करके ले आए तो KL minus MN will be equal to 0. So option C for this question number 30 is the correct answer. So this was the last question from this year 2019.